अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जो पास पेपर के इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये MCQ से रिलेटेड हमारे पास MGT का पार्ट 6 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं पास पेपर के MCQs से रिलेटेड, और ये हमारे पास है पार्ट 6 जिसके अंदर हम जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे MCQs इसके वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे। और वो MCQ कितने होंगे, 60+ MCQs जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस हुई हैं उसके अंदर हमने 100+ MCQs, 85+ MCQs, इस तरह से MCQs जो है वो ऑलरेडी किए हुए हैं। और ये टोटल 6 पार्ट्स को मिला के आपके टोटल MCQs जो हो जाते हैं वो हमारे पास होंगे 500। तो अब ये उन 500 MCQs को, पास पेपर के MCQs को जब कर लेते हो तो ज़्यादा चांसेस हो गए इनके रिपीटिशन के। बाकी हैंडआउट्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पास पेपर के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है या फिर आने वाले जो भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा अगर वो देखने हैं MGT 211 से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, उस पर आप क्लिक करके जो है वो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो MCQ लिखा हुआ है हमारे पास, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटी डिजाइन टू रिमूव बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन नेशन। यानी मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो हमारे पास जो बैरियर्स था उसको किसने ख़त्म कर दिया ताकि जो तिजारत वगैरह हो सके हमारे पास गुड सर्विसेज की वो पॉसिबल हो सके। तो हमारे पास है गेट, GATT, आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज आर। एक्सपोर्ट सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास वो होता है हमारे पास जो गवर्नमेंट पेमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। तो इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज से क्या मुराद है। नेक्स्ट, इफ अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैज बीन इग्नोरिंग कस्टमर कंसर्न्स। अगेन ये बार बार रिपीट होने वाला है। आपको पता होगा कि पास पेपर के अंदर क्या होती है, रिपीटेशन भी होती रहती है। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास किसी का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट का बिजनेस है और वो उसके अंदर एक कस्टमर का जो कंसर्न है उसको इग्नोर कर रहा है, यानी वो जो भी चीज़ें लेके आ रहा है या जो भी हो रही है हमारे पास, तो वो ये चीज़ नोट नहीं कर रहा कि हमारे पास जो कस्टमर है उसको किस तरह से फील हो रहा है, या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर ने जो बंदे रखे हुए हैं हो सकता है वो बदतमीजी कर रहे हो या सर्विस अच्छी से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप इस MCQ को पूरा पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ऐसी सूरत में ये एथिक्स के खिलाफ है, यानी ये बेसिक एथिक्स कहलाती है। ये तो होनी चाहिए हर एक के अंदर, चाहे वो फूड का बिजनेस करे या जो भी बिजनेस करे या वैसे भी हो, तो एथिक्स लाजमी होनी चाहिए। ये एक बेसिक एथिक की बात है कि हमारे पास क्या ये कस्टमर के कंसर्न को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये एथिक्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। एथिक्स होना चाहिए आपके पास, मेन एथिक्स। डैश इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर हायरिंग माइनॉरिटी वर्कर्स को हायर किया जाना और सेफ प्रोडक्ट्स बनाना और पोल्यूशन मिनिमाइज करना, एनर्जी वाइजली यानी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करना, और एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना जहाँ पर बंदा काम कर सके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग एंड एनालिसिस ऑफ organizational objective strategies and policies aimed at deciding dash। तो हमारे पास क्या होगा, द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड व्हेन एंड वेयर, यानी जब और जहाँ भी ज़रूरत होगी राइट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी हमारे पास कब और कहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है द MBTI इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट दिस हैज़ बीन यूज्ड टू सिलेक्ट कैंडिडेट हु आर मोर लाइकली टू एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर एट वर्क। अगेन ये भी वही सेम चीज़ है कि हमारे पास MBTI एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और इससे रिलेटेड पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो इस ऐसी सूरत में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट को हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ेंगे, सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन। तो वो मेडिकल टेस्ट होगा, जब भी फिजिकल आएगा, फिजिकल कंडीशन की बात होगी तो मेडिकल टेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ से देख लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज अ टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टर्नओवर का चार्ट होता है वो किसके थ्रू शो किया जा सकता है, तो आपने याद रखने की तीनों के जो है वो शो किया जा सकता है, तीनों चार्ट को यूज़ करके ही शो किया जा सकता है। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर बी को आपने इग्नोर कर देना है, इनमें से कोई भी चार्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है द हॉथॉर्न स्टडीड फाउंड, यानी जो हॉथॉर्न स्टडीज़ थी हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे पास हमें सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी को। अब प्रोडक्टिविटी को इस तरह अफेक्ट करेगा, अब इसकी आपने डिटेल में ये हॉथॉर्न स्टडीज़ को पढ़ लेना है। पढ़ेंगे कैसे भाई, कॉपी करो यहाँ से, हैंडआउट्स में जाके कंट्रोल F करना है सिंपल सा, और कंट्रोल V करना है और इंटर कर देना है। अब इंटर करोगे
तो आप जो है वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर ये हॉथॉर्न स्टडीज़ आ गई, इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या है, अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट एम्ड एट एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अ वर्कर आउटपुट। यानी जो स्टडी बाकायदा है ये टोटली इसी के ऊपर ही है हमारे पास, कि हम एक्सपेरिमेंट्स करें या ऑब्जर्वेशन करें हमारे पास जो भी चीज़ें हो रही है एम्प्लॉय के दरमियान, उनका जो एनवायरनमेंट वगैरह है, और उसके बाद वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनका आउटपुट क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर आती है। और यही हमें बताती है कि ये जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वाली, फिजिकल साइकोलॉजिकल, फिजिक्स सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं हमारे पास प्रोडक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो इसी में इसके बारे में बात हो रही है। और एग्जांपल्स वगैरह भी मुख्तलिफ दिए गए हैं कि किस तरह से हम ये स्टेप्स लेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और किस तरह से ये स्टेप्स को रिमूव करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं एम्प्लॉय के साथ या जो भी है, यानी इसमें जो मेन चीज़ है कि भाई एम्प्लॉय को क्या करो, लालच टाइप दो कि आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी, यानी आपको प्रमोट कर दिया मान के चलो, या एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, एक्स्ट्रा बोनस टाइप दे दिया। तो ये भी क्या है हमारे पास, साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे पास। अगर ज़्यादा आप उसको बोलेंगे कि भाई बोनस मिलेगा तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, यानी या फिर जो भी छुट्टी नहीं करेगा, एब्सेंट कम मतलब होंगी जिसकी, तो वो हमारे पास उसको एक्स्ट्रा बोनस दे दिया। तो ये हमारे पास किसके अंदर आती है, ये हॉथॉर्न स्टडीज़ है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ खेलना कि भाई आप जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। ऐसी बात है, कम छुट्टियाँ करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे ऑफिस को, तो काम भी ज़्यादा खींचेगा और कंपनी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन साथ में आपको बोनस भी मिल गया। तो बोनस की वजह से क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे भी जाना चाहिए ताकि बोनस ले सकूं। तो ये होगा हमारे पास एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमारे पास ये हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर मौजूद है। बाकी आप इसकी डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो टेंडेंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज व्हेन वर्कर बिलीव दे आर रिसीविंग स्पेशल अटेंशन फ्रॉम मैनेजमेंट, यानी वो चीज़, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो स्पेशल अटेंशन मैनेजमेंट के थ्रू हो रही है, यानी आपके जो ऊपर बंदा बिठाया गया है, यानी वो कोई भी हो सकता है, मैनेजर है या जो भी है, तो वो आप क्या कर रहा है, स्पेशल अटेंशन दे रहा है, ये आपको ऐसे लगेगा। हालांकि वो सबको अटेंशन दे रहा होगा, और आपको क्यों स्पेशल अटेंशन देगा। तो ये वो टेंडेंसी होती है, यानी प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। यानी वर्कर के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया, तो यानी उसको जो काम करे उस पर सराहे, यानी ये बोले कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं बोले कि ये तो रोज़ का काम है, हर दफ़ा सही होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, वो टॉर्चर सा हो जाता है, दोबारा वही सेम चीज़ बोली जा रही है। तो इसकी जगह अगर वो ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा काम सबसे बेस्ट है, अच्छा लग रहा है, तो ये क्या होता है, एम्प्लॉय का लगता है कि भाई मैं ही सिर्फ जो हूँ वो अच्छा हूँ इनकी नज़र में, और वो क्या कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा देता है, और जो है वो खुश होता है काम करके। और साथ में आप बोनस वगैरह भी दे सकते हो, ये वो जो लालच वगैरह देते हैं, बाकी सारी चीज़ें। इस तमाम की तमाम चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हॉथॉर्न इफेक्ट के अंदर आएंगी, जहाँ पर आपके नफ्सियात, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। तो वो चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर आएंगी। और इसका फ़ायदा क्या होता है, एज ए रिजल्ट आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देते हो, बोनस मिलेगा, छुट्टियाँ नहीं करोगे, जल्दी जाओगे, काम ज़्यादा करोगे, तारीफ़ कर दी बॉस ने, खुश होगे, मजीद काम दोगे, समझ रहे हो ना। तो ये हमारे पास किसके अंदर आती है, हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ पर्सन हु बाय इमोशन डिटेक्टर या फिर अलार्म। तो हमारे पास वही सेम चीज़ है, कोई डिटेक्टर खरीद रहा है, अलार्म खरीद रहा है अपने हाउस के लिए, या सीसीटीवी कैमराज लगा रहा है, तो इसका कंसर्न क्या होगा, सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन और सैलरी किसके अंदर आएगी, ये हाइजीन फैक्टर के अंदर आएगी हमारे पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एक्सपेक्टेंसी। तो हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो है अपनी एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव कर सकें, यानी वो क्रिएट द बिलीव दैट एफर्ट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। तो आपको सबसे पहले जो है वो ये चीज़ जो है, अगर आपने एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव करना है, यानी बॉस ने मान के चलो किसी एम्प्लॉय के साथ वादा किया या पूरे डिपार्टमेंट के साथ वादा किया कि भाई आपको इस दफ़ा पिकनिक पे लेके चलेंगे, आपने जो है छुट्टियाँ नहीं करनी, इस महीने काम खींच देना है, अगले महीने मान के चलो ट्रिप पे जाएंगे। और बॉस ने ऐसा बोल दिया, एम्प्लॉय सारे खुश, उन्होंने लगातार काम करना शुरू कर दिया, महीना हुआ, और जब टाइम आया तो बॉस बोले कि भाई थोड़ा सा काम हो गया आगे पीछे और अब तो नहीं जा सकते, और वो कुछ ही महीनों में देखते हैं। तो हमारे पास ऐसी सूरत में क्या होगा, ये बिलीफ जो है वो टूट जाएगा, सही है। तो ये बिलीफ जब टूट जाता है तो परफॉर्मेंस में भी वो बोलेंगे फिर भाई मज़े करो, सही है। तो जब परफॉर्मेंस चाहिए थी तो क्या हुआ, बिलीफ के वजह से उन्होंने क्या किया, काम ज़्यादा किया, अच्छे से किया, ओवर टाइम भी लगाया, जो भी किया, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी, सही है। तो ये चीज़ जो थी हमारे पास क्या था,
अगर आप चाहते हो यानी एक्सपेक्टेंसी को, यानी आपको जो काम चाहिए बल्कि उससे अच्छा चाहिए, मजीद अच्छा चाहिए, 100% चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिलीफ वाला रिश्ता जो है वो कायम होना चाहिए, ज़रूरी है। यानी आप खेलो नहीं बंदों के साथ, क्या हो, बिलीफ वाला रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा, और तभी जो हमारे पास जो एफर्ट करेगा वो परफॉर्मेंस के रिलेटेड होगी। यानी आप मान के चलो उनको जो चीज़ बोल रही है, सॉरी जो चीज़ बोली जा रही है, फिर वो पूरी भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बोल दिया फिर लेके नहीं जा रहे, ये तो क्या हो गया, प्रैंक हो गया, वो फिर वो अगली दफ़ा आपके साथ प्रैंक करेंगे बॉस के साथ, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद ही डाउन में चली जाएगी और मुख्तलिफ हालात मतलब अजीब से हो जाएंगे, ना एम्प्लॉय खुश ना बॉस खुश, दोनों में फालतू के रफड़े होंगे। तो बेहतर क्या है हमारे पास के जो चीज़ बोली जा रही है उसी के मुताबिक काम जो है वो होना चाहिए। या फिर जो मान के चलो बॉस शरीफ बंद है, आप जो है वो एम्प्लॉय जो है वो थोड़े से अजीब किस्म के हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, जानबूझ के डिले विले कर रहे हैं, छुट्टियाँ कर रहे हैं, या फिर जो काम दिया हुआ है, जो काम एक दिन में हो सकता है उसको 3-3 दिन तक खींच रहे हैं ज़बरदस्ती। तो उस सूरत में भी क्या होगा, ये बिलीफ वाला सिस्टम जो है वो सही नहीं होगा, और इसी वजह से क्या करेगा, बॉस आपको बोलेगा नहीं है बस घर जाओ। सही है, तो हमारे पास ये जो चीज़ें आपने बिलीफ वाला सिस्टम क्रिएट करना होगा, उसी के बाद जो एफर्ट होगी वो परफॉर्मेंस को रिलेट कर सकती है। तो ये हमारे पास आपने याद रखनी है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्सपेक्टेंसी का, यानी जो एफर्ट करोगे उसके बाद ही क्या होगा, परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये जो एफर्ट कब करेगा बंदा, जब बिलीफ वाला सिस्टम होगा तभी वो एफर्ट करेगा, और उसको भी पता होगा कि परफॉर्मेंस होगी। तुम्हारे पास क्या है, परफॉर्मेंस देंगे। फिर द टर्म जॉब रोटेशन, यानी जॉब रोटेशन का मतलब क्या है वो हमने बताना है। तो इनमें से जो दिया हुआ है, इनमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग अ वाइडर रेंज ऑफ सिमिलर टास्क टू इंडिविजुअल। तो क्या है हमारे पास, इन्वॉल्व करेगा वाइडर रेंज ऑफ, यानी सेम टास्क को किसी भी इंडिविजुअल को। तो इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है कि जॉब रोटेशन क्या होता है। फर्दर डिटेल देखनी है, इससे रिलेटेड कॉपी करो, हैंडआउट्स जाकर डिटेल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ बेसिक आइडिया इन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है ये एज अ बेसिक आइडिया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के अंदर। तो प्रोडक्टिविटी को और आपने क्लिक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन डे स्टेप ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर आर सेटिफाइड। तो यानी कौन से स्टेज के अंदर जो अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं किसी भी कस्टमर की, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, वो आपने बताना है, और वो कौन सा स्टेज होता है, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज। तो सर्विसेज से रिलेटेड हमारे पास क्या चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है। तो हमारे पास ट्रू क्या नहीं है, दे आर टेंजेबल, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, द डिग्री टू विच अ टूल आर टेस्ट मयर व्हाट इज सपोज टू मयर। तो हमारे पास वो वैलिडिटी कहलाती है। इसी तरह इसकी भी देख लेनी है, इसकी तरह डिपेंडेबिलिटी की भी देख लेनी है, रिलायबिलिटी की भी डेफिनेशन देख लेनी है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, इस दफ़ा वैलिडिटी पूछ लिया, वैलिडिटी पूछ लिया, अगली दफ़ा किसी और से क्या पूछ लेंगे, रिलायबिलिटी पूछ लेंगे, किसी से डिपेंडेबिलिटी पूछ लेंगे। तो सही है, वो अपनी मर्जी से किसी के पास भी कुछ भी आ सकता है। तो आपने तीनों चीज़ों को खुद ब खुद सर्च करना होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसके पास होती है, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। What is potentially the biggest advantage of a small partnership or a sole proprietorship। तो हमारे पास जो एडवांटेज होता है स्मॉल पार्टनरशिप का और किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप का, हमारे पास वो क्या होता है, वो यही होता है कि हमारे पास जो स्मॉल पार्टनरशिप है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर होता है सिंगल टैक्स फाइलिंग होती है हमारे पास। ये हमारे पास एक एडवांटेज है, बिगेस्ट एडवांटेज है दोनों में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी। तो आपने याद रखना है कि सोल वाले के पास क्या होगा, अनलिमिटेड होगी, और कॉर्पोरेशन वाले के पास सोल के पास कितनी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन कॉर्पोरेशन के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी महदूद। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी द एंटायर ओनरशिप इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल मोस्ट फ्रीली। तो कॉर्पोरेशन के अंदर ये काम जो है वो बहुत ईजी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन फॉल्स होगा। ये भी बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू। हमारे पास एक ही रीजन है कि भाई ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर यंगर देन 25 ईयर ओल्ड, यानी ज़्यादातर जो भी हमारे पास बिजनेसमैन, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या फिर आप जो भी कहो कि जो बिजनेस रन करते हैं या अच्छा रन कर रहे हैं या जो भी हुआ, तो या फिर नहीं रन कर रहे हैं या बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो वो फेल हो गया, तो हम ये रीज़न दे सकते हैं कि वो ज़्यादातर जो भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, यंगर देन 25 ईयर ओल्ड है, यानी 25 साल से कम के बंदे हैं। इसी वजह से बिजनेस जो है ज़्यादातर जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो कामयाब हो रहे हैं आजकल वो 25 से पहले वाले ही कामयाब हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं बन रहा कि जो 25 साल से कम वाले बंदे हैं वो बच्चे हैं अभी, तो वो काम कोई नहीं कर सकते, उनका कोई बिजनेस नहीं हो सकता।
तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्या, पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस है और वो इतना जनरेट कर रही है और टोटल स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट इतनी है, ऐसी सूरत में कंपनी का रिटर्न क्या होगा। तो ये सिंपल सा MCQ है और ये आपसे बार बार पूछा जाता है। इसमें करना कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ और सिर्फ जो 8 लाख लिखा हुआ है ना, जो टैक्स के बाद जो अर्निंग है, आपने ऊपर इसको लिख देना है 8 लाख डिवाइडेड बाय जो टोटल स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट होगी, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ लिखोगे, वो नीचे लिखोगे, जो कि 20 लाख है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है व्हाट वाज द कंपनी रिटर्न, तो कंपनी का रिटर्न फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को क्या कर देना है, कंपनी रिटर्न में यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपनी का रिटर्न मालूम करना है। अब जो टोटल अर्निंग थी हमारे पास टैक्स को देने के बाद, यानी टैक्स मैंने दिया, उसके बाद जो अर्निंग मेरी आई वो कितनी है, 8 लाख है। उसको डिवाइड किया, जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी, यानी स्टॉक होल्डर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख की, वो लिखी। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, समझ आ रही है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास कंपनी की जो हमारे पास जो कंपनी आर का मतलब क्या हुआ, अच्छा कंपनी का जो रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर ये हमें ये फाइंड आउट करना था कंपनी का रिटर्न। तो कंपनी का रिटर्न इस सूरत में जाएगा, वो हमारे पास आपने 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा आई थिंक सो 0.4 आएगा, सही है। 0.4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, शायद 0.4 है, इस तरह से आपका कोई भी आंसर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और आपके पास आंसर आ जाएगा 40%। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी कंपनी का जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, सॉरी रिटर्न कंपनी का रिटर्न निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, जो टैक्स देने के बाद जो हमारे पास अर्निंग होगी उसको आपने ऊपर रखना है, उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद हमारे पास कंपनी का रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जो आंसर आया होगा 40% आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान है वो इंक्लूड करते हैं तमाम को, लेकिन सिवाय किसके, जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस होते हैं उनमें तमाम चीज़ें इंक्लूड होती है सिवाय एक्सटर्नल कंपोनेंट के। और यहाँ से आप ये चीज़ ये भी देख सकते हो कि इंटरनल नहीं है ना, तो एक्सटर्नल होगा, बस इसको पर क्लिक कर देना है। अगर इंटरनल होता तो फिर आपको कन्फ्यूजन होती कि भाई इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन क्या होगा, हमारे पास एक चीज़ नहीं होगी, अगर इंटरनल है तो मान के चलो एक्सटर्नल भी होगा ही, कंपोनेंट है ना, इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी होगा। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो उसके अपोजिट में भी होती है, यानी अंदरूनी है तो बाहर वाली भी होगी, तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है। तो यहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट है तो इंटरनल भी होगा उसके पॉइंट के अंदर, लेकिन हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर इंटरनल नहीं मौजूद था, इसका मतलब है एक्सटर्नल अलग से नहीं आ सकता, सही है। तो उसको आपने क्लिक कर देना है। कुछ चीज़ें ऐसे ही आपने माइंड के अंदर बैठा लेनी। नेक्स्ट क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज इन विच 1 पार्टी पोसेस द राइट टू द अदर पार्टी इज। हमारे पास वो एग्रीमेंट जो कि हमारे पास 2 पार्टीज आपस में करती हैं और पार्टी एक जो है हमारे पास अपने राइट्स किसी दूसरी पार्टी को दे देती है। वो मान के चलो उन्होंने अपना लेबल दे दिया कि आप जो है वो हमारे लेबल से चीज़ें सेल कर सकते हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए वो उन्होंने राइट दे दिया। जो भी बिजनेस कर रहे थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, एक राइट दे दिया कि भाई ये लो राइट लो, मज़े करो। तो किसके अंदर आता है, फ्रेंचाइजिंग। हमारे पास इसकी बेस्ट सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर जो मौजूद है वो यही है। फ्रेंचाइजिंग में क्या करते हैं भाई, जैसे जोंग हो गया, यूफोन हो गया, ये ज़्यादातर फ्रेंचाइज आपने यही देखा होंगे। तो इनका काम क्या होता है, बस ये किसी ने भी शॉप खोल ली, एग्रीमेंट कर दिया पीछे कंपनी के साथ, और कंपनी वाले इनको क्या दे देते हैं, राइट दे देते हैं कि भाई आप जो है हमारे साथ काम करो, बाकी जगह वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सारी वो कर देंगे। वो इतना डिटेल में मुझे नहीं पता क्योंकि वो जगह देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, सारी की सारी चीज़ें होती है। और इसमें क्या होता है, रिस्क भी कम होता है और बिजनेस भी ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉफिट का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मशहूर है, नाम है। बस आपको उसके क्या करना है, दुकान खोलनी और वहाँ पे बैठना है और काम करना है सही से। जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनका जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको देखना है। तो हमारे पास क्या ये फ्रेंचाइज वाला सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, मान के चलो जोंग वाले, तो वो क्या करेंगे, इस बंदे को क्या दे देंगे, अथॉरिटी दे देंगे, इस बंदे को वो दे देंगे कि भाई आप जो है हमारे नाम से बिजनेस कर सकते हो यहाँ पर। और बाकी जो इनका अपना हिस्सा वाला सिस्टम होता है वो उनको पता होगा, वो इतने डिटेल में हमने नहीं जाना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द शेयर होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एनुअल जनरल मीटिंग को आपने डिटेल में पढ़ लेना है, पहले बता चुका हूँ। स्टेटरी मीटिंग को आपने डिटेल में पढ़ लेना है। हैंडआउट्स के अंदर जितने भी सेक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, सेक्शन ये सेक्शन वो, उनको आपने पढ़ लेना है। एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ लेनी है। मीटिंग्स जितनी भी है उनको डिटेल में देख लेना है। उसके अलावा और भी जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे पास बुक के अंदर लिखे हुए हैं, हैंडआउट्स के अंदर, उनको आपने डिटेल के अंदर देख लेना है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में इन तमाम चीज़ों को समझाया था। अगर आप चाहते हो सेपरेट से वीडियो तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोर्शन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, वो रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट जो है ब्रीफ हिस्ट्री होगी, ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, शेयर होल्डर इक्विटी हो गया, तमाम की तमाम चीजें किसके अंदर आती है, किस डॉक्यूमेंट के अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर आएगी। इसको अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको खत्म किया जा सकता है वॉलंटरली। तो हमारे पास वो उसका पीरियड ऑफ एक्सपायरी हो सकता है, या फिर उसने स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया। और स्टेटरी रिपोर्ट कब सबमिट करना होता है, पिछली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हैंडआउट्स को खोल के डिटेल में सारी चीजें समझाई गई है। स्टेटरी रिपोर्ट का क्या सीन होता है, स्टेटरी रिपोर्ट में ये सीन होता है हमारे पास कि 3 मंथ के बाद आपने स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार में। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपके पास 3 मंथ के बाद जो है आपके पास टाइमर स्टार्ट होता है, यानी अब जब आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई, सब कुछ डन हो गया, बिजनेस आप कर सकते हो, तो वहां से लेके 3 मंथ बाद, यानी 3 मंथ के बाद आप जो स्टेटरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम टाइम होता है 3 मंथ के बाद तो स्टार्ट हो जाता है आपके पास टाइमर, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ तक, यानी आपने बिजनेस खोला उसके 6 मंथ तक। तो 3 मंथ के बाद आपने स्टेटरी रिपोर्ट सबमिट करना होता है। आपके पास मजीद 3 मंथ होते हैं जिनके अंदर आप जो स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हो। अगर आप नहीं करते तो लॉ के यानी कानून के पास ये इख्तियार है, कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो क्या कर सके, आपके बिजनेस को वाउंड अप कर सके, यानी खत्म कर सके, वाइंड अप कर सके, जीरो कर सके। कोर्ट के पास ये इख्तियार है। तो ये हमारे पास के वाउंड अप हो सकता है आपका बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी वाउंड अप। तो हमारे पास अगर आप पीरियड एक्सपायर हो गया तो आप जो है वो खत्म हो जाएगा। आपने सबमिट नहीं किया स्टेटरी रिपोर्ट को तो खत्म किया जा सकता है। फेल्स टू स्टार्ट इस बिजनेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर आप फेल हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करना 1 साल के अंदर अंदर, जो हमारे पास डेट आपने जहां से स्टार्ट किया था। तो हम बोलेंगे ये तमाम के तमाम ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को आपने डिटेल में देख लेना है। और ये चीजें होंगी आपके पास बार बार पूछी जा रही है, अब मैं डिटेल में हर एक चीज दोबारा नहीं कहूंगा, इसको जाके आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं भाई। ये जो पॉइंट्स है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने डिटेल में देखना होगा। मैनेजमेंट की टाइप्स हो गई, मैनेजर्स कितने तरह के होते हैं, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई, और भी मुख्तलिफ तरह की कंपनीज हो गई। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको डिटेल में देख लेना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स अभी तक हमने जो वीडियोस देखी हैं उससे हमें यही सीखने को मिला है। पास पेपर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ वो एमसीक्यूज रटने होते हैं। पास पेपर का मतलब ये होता है कि भाई किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। और ये जो पास पेपर है ये अभी के नहीं है, पिछले जमाने के हमारे पास पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पास ये अपलोड किए थे उस वक्त, और अभी तक वही चल रही, किसी ने नए बनाने की कोशिश ही नहीं की। सही है, नए बनाने के लिए आपको खुद पेपर देना पड़ेगा। आप जो पॉइंट्स है वो पहले से समझे होने चाहिए, यानी कोई टीचर ही आपको अच्छे से शेयर कर सकता है, या फिर कोई A+ ग्रेड वाला स्टूडेंट ही हमारे पास जो है वो उसी को याद हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो घर से पढ़ के जाएगा पेपर के अंदर उसी को ही पता होगा कि क्या चीज पूछी जा रही है। अगर आप सारी चीजें नहीं पढ़ के जा रहे, आप भी पास पेपर पढ़ के जाओगे तो आपको कहाँ से एमसीक्यूज याद होंगे कि कौन से पूछे गए थे। तो क्या है, ये चीज आपने माइंड में बिठा लेनी है। और लीक आउट वाला सिस्टम तो है नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी पेपर यहाँ से लीक आउट वगैरह हो गया और हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है व्यू के अंदर, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन अगर होता है तो पेपर बाहर नहीं लीक आउट होते, वो पता नहीं अंदर होंगे या कहाँ होंगे, उसके अंदर अलाउ ही नहीं है, इतना सख्त सिस्टम है उनका। अगर उनके अपने पास पेपर होते तो देन पॉसिबल है कि आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकते थे। पास पेपर करके आप जो है वो 15 एमसीक्यूज तो इजीली कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं है। आपको जो है यही जो पास पेपर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर स्टूडेंट्स ने जो बनाए हैं, इसी से ही आपने अंदाज़ा लगाना है और उसके मुताबिक हैंडआउट्स को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद चले जाना है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, तो हमारे पास क्या है, डेप्थ इक्विटी, ये तमाम दोनों चीज़ें हमारे पास, यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फाउंड फॉर, तो हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको हम नहीं बनाते। किसके लिए नहीं बनाते, यानी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते। तो हमारे पास ये चीज़ आपने बतानी है कि नॉट फॉर्म्ड। सही, आपने ये नहीं बताना कि हम किस लिए बनाते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सॉरी हम किस लिए बनाते हैं, ये नहीं पूछा जा रहा, हम किस लिए नहीं बनाते ये पूछा जा रहा है, यानी इसका ऑपोजिट आपने बताना है। तो हम प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बनाते। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है, ताकि लोगों की मदद कर सके, उसके बाद जो यतीम वगैरह उनकी मदद कर सके, और सोशल वेलफेयर यानी वेलफेयर वाली जो भी चीज़ें हो गई, जैसे ईदी वगैरह हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास इस तरह की जो चीज़ें होंगी जो कि फलाई काम करेगी, लोगों की मदद कर रही है, उससे कोई प्रॉफिट वाला सीन नहीं बन रहा, यानी खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहा कोई बंदा, इसको एज अ बिजनेस लेके नहीं चल रहा, लोगों की मदद के लिए सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो हमारे पास वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसको आपने याद रखना है। और इनके काम क्या होते हैं, ये तमाम के तमाम काम इनके होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग रिडीमेबल कैपिटल, तो हमारे पास ये
मुदरबा सर्टिफिकेट हो गया, डिबेंचर हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, ये तमाम के तमाम ऑप्शन रिडीमेबल कैपिटल के अंदर आएंगे। अब रिडीमेबल कैपिटल को भी आपने देख लेने हैंडआउट्स के अंदर डिटेल में तमाम पॉइंट्स क्लियर कर लेने। नेक्स्ट बचाओ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग इज इनएक्यूरेट। तो मार्केटिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनएक्यूरेट है? तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, वो इनएक्यूरेट है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल कैटेगरीज हैज मेड इट इजियर फॉर मार्केटर टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ कस्टमर। तो हमारे पास जो ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है हर कैटेगरी के अंदर, सही है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास आसान हो गया है काम मार्केटर्स के लिए, ताकि वो कैप्चर कर सके अटेंशन कस्टमर्स की। तो ये बिल्कुल क्या है, हमारे पास एक इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी किसी और कंपनी को वहाँ पर फिट करना, और कंपनी तभी फिट करेगी जब मार्केटिंग जो हो रही है वो हमारे पास क्या कर सके, ऑडियंस की अटेंशन को जो है वो ग्रैब कर सके। जब हमारे पास ऑडियंस ही, यानी ऑडियंस को मैं बोल सकता हूँ कस्टमर्स जो हमारे पास है वो ऑलरेडी मुख्तलिफ इतने ज़्यादा वेराइटीज़ उनके पास मौजूद है, तो इसके अंदर आप जब आप घुसोगे तो आपका वहाँ पर रैंक करना, आपका वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचना, कोई भी सर्विस देना वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप न्यूबी हो और वो ऑलरेडी बाकी बंदे सालों से काम कर रहे होंगे या महीनों से कर रहे होंगे, आपसे पहले ही कर रहे हैं ना सारे के सारे। कंपटीशन भी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे किसी भी कैटेगरी के या फिर हर कैटेगरी के अंदर, तो आपको क्या होगा, मुश्किल होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सियाने बोलते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट लो, वो काम करो जो कि पहले किसी ने ना किया हो, या फिर पहले कोई कर भी रहा है तो उसमें क्या हो, डिमांड ज़्यादा हो और वो कंपनीज कम हो, यानी उसके ऊपर बंदे काम कम कर रहे हो और डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके रैंकिंग के चांसेस कम होंगे, कंपटीशन कम बंदों से होगा, तो क्या होगा, आगे जाओगे। तो ये हमारे पास यही मेन चीज़ होती है, जो कि हमारे पास आपको देख रही होगी एमकेट डीकेट के अंदर, तो सभी स्टूडेंट लगे होते हैं उस लाइन के अंदर, जिसकी 70 आ रही है वो भी एमकेट की तैयारी कर रहे। तो यही सेम चीज़ होती है, आप लाइन में लग जाते हो, फिर बाद में वैसे ही हटना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, पहले से ही सोच लो जितने नंबर है उसी के मुताबिक ही उस फील्ड के अंदर जाओ, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, जहाँ पर आप जो है वो रैंक कर सकते हो उसी के अंदर ही जाओ। अब हो सकता है आप दूसरी फील्ड के अंदर रैंक कर सकते हो, वहाँ पर आपको ईजी होगा ज़्यादा, तो बजाय जहाँ पर आप नहीं कर सकते 90 वाले के साथ कंपटीशन करने के लिए आपको बेहतर क्या है कि आप किसके साथ कंपटीशन करो, 70 के अंदर जो लाइन वाले मौजूद है उनके साथ कंपटीशन करो, जहाँ पर आप उनको इजीली बीट कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है हर एक चीज़ के अंदर, यानी एजुकेशन के अंदर भी देख लो, बिजनेस के अंदर भी देख लो, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर देख लो, किसी चीज़ के अंदर देख लो। अब इसी यूट्यूब व्यूज़ के ही आप बात कर लो, अगर आपने व्यूज़ ज़्यादा लेने क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी। अगर न्यू चैनल है तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, कम आएंगे। वजह क्या है, ऑडियंस कम है, ज़्यादा ऑडियंस बनानी पड़ेगी। ज़्यादा ऑडियंस बनाओगे तो ज़्यादा बंदे देखेंगे, और एक दफ़ा बंदा अटैच हो गया तो फिर वो क्या करेगा, फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने स्टार्टिंग में वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी होती है। जब आपका नाम हो जाता है देन आपको क्या करना पड़ता है, देन आप काम करते हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, उसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। और यूट्यूब भी आपकी वीडियो क्या करेगा, उनको दिखा देगा, जब भी आप अपलोड करोगे उनके सामने चली जाएगी। अगर उन्होंने देखनी होगी क्लिक कर देंगे, नहीं देखनी होगी तो नहीं क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो आपका काम है कि आपने ऐसी चीज़ें बनानी है कि ऑडियंस को समझ आए और वो क्लिक करें। अब ऑडियंस को क्या समझ आएगा कि जब मैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट अपलोड करूं। अब एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट अपलोड कर दिया तो उसी में बाकी सब्जेक्ट भी होंगे, तो आपने वो अपलोड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपने अपने कंपटीटर्स को भी देखना है कि वो कितने वीडियोस अपलोड किए हुए उन्होंने, या फिर आपने उनको बीट करना है तो आपको ज़्यादा वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक वक्त आएगा कि आप भी टॉप पे चले जाओगे और आप भी रैंक कर जाओगे। तो ये रैंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज़ में, बिजनेस हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन चीज़ हो गई, ऑफलाइन चीज़ हो गई, मार्केट हो गई, जो भी चीज़ आप देखोगे उसके अंदर कंपटीशन कम होना चाहिए और डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम है दोनों चीज़ें, व्यूज़ भी कुछ इतने ज़्यादा खास नहीं आते एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर आप हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको देख लो, तो एजुकेशन के अंदर यही होता है हमारे पास, इसके अंदर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके ऊपर वीडियोज़ बनाना अच्छा काम नहीं है। तो ये सही है, बेस्ट काम है, व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन आप क्या नहीं आ रहे, मेन चीज़ यही है। जब बाकियों के व्यूज़ भी आपके ऊपर आएंगे, बाकी का ज़्यादा सब्जेक्ट पर आप वीडियोज़ बनाओगे, ज़्यादा कस्टमर आएगा, यानी ज़्यादा ऑडियंस आएगा, ज़्यादा बंदे देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो बस यही चीज़ है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है हमारे पास कि अटेंशन कस्टमर का किसी भी कैटेगरी के अंदर ग्रैब करना आसान है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या नंबर ऑफ बंदे ज़्यादा होंगे तो मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अब कम बंदे हैं तो क्या होगा, हमारे पास कम कंपटीशन, मतलब ज़्यादा आप जो है चीज़ें ईजिली आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द डिमांड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज an effort to develop products they will want to buy of an ongoing business is called DASH। इस चीज़ की डेफिनेशन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रैकिंग ऑफ डिमांड होता है, सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर की, हमारे पास ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है। डेफिनेशन से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंज इन डिमांड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ओवर टाइम के अंदर आएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर टू बी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन हमारे पास जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा। एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर टू बी करेक्ट, यानी किसके अलावा बाकी तमाम करेक्ट होंगे, तो इसके अलावा बाकी तमाम करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपनी टारगेट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, मार्केट सेगमेंट के अंदर आएगी। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर, तो मार्केटिंग मिक्स हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन इज आइडेंटिफाइड एज बीइंग डायरेक्ट फेस टू फेस, तो फेस टू फेस कोई चीज बेचना तो ये पर्सनल सेलिंग कहलाता है हमारे पास, या किसी बंदे को प्रोडक्ट की जो है अच्छाई बता दी और वो उसने क्या किया, खरीद लिया, तो हमारे पास पर्सनल सेलिंग कहलाती है। द स्पेसिफिक मेथड एंड कंपनी यूजेस टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट तो टू कस्टमर टू नो इज नोन एज, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हमारे पास कस्टमर को सेल करते हैं। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विच वन इज आइडेंटिफाइड एज बीइंग विच अकर व्हेन अ कंपनी डिलीवर्स एंड सेल प्रोडक्ट स्ट्रेट टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी अगर डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को कोई भी कंपनी या डिलीवर करती है प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल द कंपनी सिलेक्ट अ प्लेस प्रोमोट सेल एंड डिलीवर, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहलाता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी एक्सेप्ट, तो हमारे पास इनमें से जो है वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी, यानी इनमें से जो मुख्तलिफ यूटिलिटी की टाइप्स है, लेकिन सिवाय किसके, तो हमारे पास लॉयल्टी नहीं है। द कंज्यूमर रूल्स यानी फाइंड अ नीड एंड फिल इट वाज द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ड्यूरिंग व्हाट हिस्टोरिकल एरा, और मार्केटिंग तो सेल्स को आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये अपने लाइन हैंडआउट्स की लिख देनी है। नेक्स्ट डैश इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म वैल्यू एडेड, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, और वैल्यू एडेड रिलेशनशिप होता है ओवर टाइम के साथ और कस्टमर और सप्लाई के साथ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एन एक्टिविटी इन विच 2 और मोर पार्टनर्स गिव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज प्रोसेस कहलाता है। आपस में एक दूसरे को प्रोमोट कर दिया या फिर आपस में एक दूसरे के लिए काम कर दिया, तो हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के बंदे हो सकते हैं या फिर सेम कैटेगरी के मुख्तलिफ कामों में एक दूसरे की मदद कर दी, तो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सचेंज प्रोसेस कहलाता है, यानी आप ये काम कर दो हम ये काम कर देंगे, डन हो गया ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन जॉब कंटेंट एनवायरनमेंट एंड कंडीशन, तो जॉब एनालिसिस के अंदर ये चीज़ आएंगी। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर, यानी मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। ट्रैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसके अलावा बाकी तमाम जो है हमारे पास ये जो तमाम स्टेटमेंट्स है उसको करेक्ट समझा जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो है इसके अलावा बाकी तमाम को क्या समझा जाएगा, करेक्ट समझा जाएगा। नेक्स्ट इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेवलप द रिसर्च डिजाइन होता है पहला स्टेप। प्रॉब्लम का क्या होता है, डेवलप द रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली डिसीजन टू बी मेड बाय ऑपरेशन मैनेजर, तो डिसाइडिंग मार्केट एरिया टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर, हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ सेल पर्सन आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो मिशनरी सेल्समैन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास डैश इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर, तो रिटेलिंग करेक्ट आंसर होगा, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तीनों के तीनों फंक्शन मैनेजमेंट के हैं, और आपने चौथा फंक्शन भी देख लेना है कि चौथा फंक्शन कौन सा है। हैंडआउट्स के अंदर आपने देख लेना है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 4 होते हैं, चारों के नाम याद होने चाहिए। अ मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो होती है हमारे पास जो मेजर एडवांटेज होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास लिमिटेड ओनर लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द राइट ऑफ ओनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर ये काम करना मुश्किल है, राइट ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट स्टेटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन डैश फ्रॉम द डेट, तो हमारे पास क्या है 6 मंथ से हमारे पास जो है वो एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपके साथ ही शेयर कर चुका हूँ, 3 मंथ से स्टार्ट होता है हमारे पास और 6 मंथ से पहले पहले आपने ये काम करना होता है, ठीक हो गई। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइन ऑफ अ फिल्म वैल्यू, तो अर्निंग की हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है किसी भी फिल्म की वैल्यू की। द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो मार्केटिंग वो एक मार्केटिंग एक्टिविटी जिसके अंदर हम मार्केट को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और सिमिलर नीड्स के साथ
उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसको आपने देख लेना, तमाम चीज़ों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एमजीटी के अंदर डेफिनेशन भी ज़्यादा पूछी जाएंगी, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल आ गया, पास पेपर से कुछ नहीं आया, पास पेपर से कहाँ से आएगा, सब चीज़ें पास पेपर से कहाँ से आएगी। हैंडआउट्स को भी खोलना होता है, थोड़ा उनको भी देखना होता है। तो हैंडआउट से हर एक सब्जेक्ट के अंदर यही सेम चीज़ होती है। एक स्टूडेंट का आ गया तो कमेंट कितने बंदे करते हैं, 10-12 बंदे करते हैं। और उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, उसी के ऊपर स्टूडेंट बैठ जाते हैं। 10-20 हज़ार बंदा पेपर दे रहा है और उसी को ही देख के सोचे जा रहे हैं कि भाई हाँ मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जरूरी थोड़ी आपका पास पेपर से आएगा, सबका पास पेपर से आएगा। कमेंट कितने बंदों के होते हैं, 10-12 बंदों के, जो कि आके जो है वो कमेंट करके जाते हैं। और उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। हो सकता है अच्छा इनसे भी ज्यादा का हुआ होगा, लेकिन हर कोई कमेंट करने थोड़ी आएगा आपको बताने। तो आपने अपनी तैयारी खुद करनी होगी हैंडआउट से। हर कोई जो है हमारे पास अंदाजा नहीं लगाते जाना कि 10-12 कमेंट आ गए तो इसका मतलब है कि पेपर जो है वो पास पेपर से ही सारा का सारा आ रहे। तो खुद भी जो है अपने थोड़ा सा माइंड खोल के हैंडआउट्स को जो है वो देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खुद भी कुछ ना कुछ नहीं करना, बस पास पेपर एक बंदे ने बोल दिया कि पास पेपर से आया था मेरा, और सब पीछे लग गए लाइन में, पास पेपर है, पास पेपर है, सिर्फ पास पेपर। साथ में पास पेपर के अलावा आपने पास पेपर को इसलिए करने कि भाई इसके अंदर किस तरह से चीजें पूछी जा रही हैं, पता चल गया ना कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। अब जाओ सर्च करो, ये एथिक्स बार बार पूछा जा रहा है, मॉरल बिहेवियर। कभी जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसा देते हैं कि मॉरल बिहेवियर नहीं है तो किसके अंदर आएगा, तुम्हारा बोलेंगे एथिक्स के अंदर आएगा। ये मार्केट सेगमेंटेशन कभी पूछेंगे, कभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, स्टेटरी रिपोर्ट क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। ये सारा का सारा मैं अभी पढ़ाते जा रहा हूँ, बार बार रीडिंग होती जा रही है। जबानी याद हो गया मेरे को क्वेश्चन, जब क्वेश्चन जबानी याद हो गए तो हैंडआउट्स के अंदर जाकर आप नहीं देख सकते। यही सेम चीज़ आपने जाकर देखनी है, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंट्री मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइज इम्पोर्ट। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाते हैं। यहाँ पे हुए एमसीक्यूज खत्म। 60+ एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर कवर करने थे, जो कि कवर कर लिए हैं, और ये था लास्ट पार्ट। इसके बाद अब एमजीटी के एमसीक्यू के ऊपर मैंने कोई और वीडियो नहीं बनानी। पास पेपर से रिलेटेड 6 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर 500+ एमसीक्यूज जो मैंने कवर कर लिए हैं। 500 एमसीक्यूज पास पेपर के बहुत होते हैं, सही है, बहुत ज्यादा होते हैं। इनको अगर आप करते हो ना, पास जो फाइल्स होंगी आपके पास, उनके आधे से ज्यादा एमसीक्यूज आपको यहीं पे मिल जाने, सही है, सारी बल्कि सारे ही मिल जाने। जितने आप फाइल कवर करोगे ना, उससे ज्यादा मैंने यहाँ पर एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर दिए हैं। यानी जितने भी ये 5-6 वीडियोस, 6 वीडियोस टोटल अपलोड किए, इसको आप जाओगे देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, उस पर क्लिक करो, वहाँ पर तमाम की एमजीटी की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो ये नहीं है कि बहाने नहीं बनाने के, कहाँ से करे, क्या करे, लिंक नहीं मिल रहा, वीडियो नहीं मिल रही। हर वीडियो के अंदर इंट्रो देना पड़ता है कि भाई जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके जाके देख लो। ये क्यों बोल रहा होता हूँ, क्योंकि आप तो अभी देख के चले गए, सही है। आपके बाद जो मिड टर्म में आने वाले स्टूडेंट है उनका क्या, वो तो मुझे नहीं जानते, वो तो नहीं जानते कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं ये नहीं कर सकता ना, एक वीडियो में इंट्रो दे दिया, दूसरे में ना दूं, तीसरे में ना दूं। तो जब तक ऑडियंस मेरा नाम से कोई चीज़ सर्च नहीं करती तो मुझे इंट्रो देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी ताकि अगले को समझ जाए कि क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसी के पास हो सकता है पार्ट 5 जा रहे, रैंक हो गया, पार्ट 3 गया, पार्ट 1 किसी के पास शो हो गया, तो मैं चाहता हूँ वो जो भी पार्ट देखे तो उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि बाकी पार्ट्स भी अपलोडेड है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी नहीं जानते होंगे कि प्लेलिस्ट कहाँ पे होगा। तो हमारे पास वही चैनल के अंदर प्लेलिस्ट होता है, आपने चैनल पे क्लिक करना होता है, प्लेलिस्ट आ जाएगा आपके सामने। रिसर्च करनी पड़ती है, टाइम लगाओगे तो, इसी तरह पेपर के अंदर टाइम लगाओगे, यानी तैयारी में टाइम लगाओगे तो पेपर अच्छा हो जाएगा। तो टाइम देना पड़ता है, लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है चीज़ों को। और ख़ास तौर पर जब हमें पता होता है कि ये हम करेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे तो टाइम देना चाहिए ना आपको। तो बस यही थी वीडियो, बस इसको मैं नहीं खींच रहा, मजीद हो गए जितना समझाना था। 60 MCQs हो गए, ये था लास्ट पार्ट। इसके बाद और कोई पार्ट नहीं आएगा पास पेपर का एमजीटी से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।